उसमें नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, भाजपा नहीं थी। नाराज भाजपा में अजय विष्णु जैसे लोग टिकट पा गए, महाराज भाजपा में महाराज के सब है, और शिवराज के जो 40 के करीब थे सबको टिकट, सारे मंत्री पा गए, सब आ गए। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम भोपाल में टाइम्स ऑफ इंडिया के काफ़ी सीनियर पत्रकार अरुण दीक्षित जी से बात कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत कुछ जानकारियां हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ वो मेरे चैनल के साथ साझा करें। राष्ट्रीय राजनीति में अचानक एक बदलाव दिख रहा है कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा जैसे छोटे चुनाव में उतार दिया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए रमू भाई, राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहले उन्होंने गुजरात में जो प्रयोग किया था कि सारी लाइनें छोटी कर दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बीजेपी की गुजरात की जो लीडरशिप थी उसको ख़त्म किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वो दिल्ली चले तब रही बची, उन्होंने पहले आनंदीबेन पटेल को बनाया, उसके बाद विजय रूपाणी को बनाया, लेकिन जो स्थापित नेता थे वहाँ के उनको सबको किनारे किया और आखिर में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना के उन्होंने सब खत्म कर दिया। पुरानी जो उनके समकालीन और उनसे वरिष्ठ थे कहीं नहीं है। दिल्ली जब वो पहुंच गए उसके बाद उन्होंने जो प्रयोग शुरू किए उसमें आप देखिए तो आज पूरे देश में कहीं वो बीजेपी जो अपने नेताओं की शुचिता, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती थी, उस बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद अगर आप नाम गिनना शुरू करें तो आज की पीढ़ी तो नाम भी नहीं ले सकती। नितिन गडकरी को किस तरह अपमानित करके किनारे किया जा रहा है, ये पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे, उनकी क्या स्थिति है आज, वो शोभा की वस्तु भी नहीं बचे हैं, मतलब सिर्फ हैं क्योंकि उनको निकाल नहीं सकते। यही स्थिति इन्होंने की है जो मध्य प्रदेश बीजेपी की नर्सरी था। अगर हम यहाँ 30 साल से हैं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, प्यारेलाल खंडेलवाल, लखीराम अग्रवाल, एक बड़ा नाम है, शीतला सहाय, से पूरे प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता यहाँ से निकले। पर आज उस मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि रघुनंदन शर्मा घर बैठे उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, गौरीशंकर शेजवार घर बैठे उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, विष्णुदत्त शर्मा जिनको जो सबसे युवा थे उन्हें अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने पूरी पार्टी 35 साल 40 साल पे लाके छोड़ दी। तो जो बीजेपी जिसमें ये कहते थे कि 50 साल की उम्र तक आदमी युवा रहता है, दरी बिछाता है, कुर्सी लगाता है, वो 50 साल का नेता अप्रासंगिक हो गया क्योंकि उसके पास सामने 35 साल का 40 साल का युवा जिला अध्यक्ष बन गया और सारे युवा आ गए। हालांकि चेहरे देख के यहाँ भी फैसले बदले गए। तो अब जो हुआ है ये फैसला कि 8 बड़े नेता दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने भेजे, तो पहला एक सामान्य सा तर्क ये है कि ये सब सीटें हारी हुई सीटें थी। एक रीति पाठक और प्रहलाद पटेल की सीट छोड़ दें तो बाकी सब हारी हुई सीट पे उतरे हैं। इसलिए चूंकि जीतना है, बहुत अहम चुनाव है, इसलिए इनको भेजा गया है। मान भी लेते हैं, पर मेरा ये कहना है कि सब 60 से ऊपर है। रीति पाठक युवा हैं, इनके अलावा सब पुराने हैं। तो 60 के बाद 50, 50 के बाद 40, 50, 40 के बाद 35 और 30, कोई नेता नहीं है आपके पास। आज आप एक तरफ कहते हैं कि बूढ़ों को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए, तो ये सब 60 से ऊपर वाले हैं। ये कौन सा प्रयोग है? इसके पीछे जो मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा एक प्रयोग किया कि शिवराज सिंह को उन्हें किनारे करना था। तो 4 महीने पहले अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व, शिवराज सिंह का नाम लेना बंद कर दिया था जुलाई अगस्त से, बात ही नहीं हो रही थी और ये मान लिया गया था कि शिवराज को हटा देंगे। राजनीति चूंकि आत्मसम्मान को खाती है, राजनीति की खुराक जो है किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान है, तो शिवराज सिंह उसका अपवाद नहीं है। तो वो अपमान सहते रहे, चलते रहे। मोदी मंच पे भोपाल में जब इनका कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, शायद 28 जुलाई की तारीख थी वो या अगस्त की, उस दिन मंच से नाम तक नहीं लिया। शिवराज सिंह पार्टी का लाखों कार्यकर्ता मौजूद था, मुख्यमंत्री हैं, बात अपनी कर रहे हैं। तो ये जो अपमान शुरू किया और सामूहिक नेतृत्व की बात की, तो उन्होंने एक साथ ये किया कि एक तो इन्हें अपमानित किया और इनके आसपास इनके समकालीन नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह युवा मोर्चे में रहे हैं, फिर दोनों प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैलाश भी ऐसे ही हैं, सतना से गणेश सिंह और राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे। गणेश सिंह की उतनी बड़ी भूमिका प्रदेश में नहीं रही है। रीति पाठक
भी उस तरह से वो नहीं है, लेकिन वो सांसद हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते बेचारे 30 साल पहले भी बड़े नेता थे, आज भी वही हैं। उनको आप बात करते हैं कि हमने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को सम्मान दिया। यहाँ वो आदिवासी पिछले 30 साल से इस लेवल पे नहीं पहुँचा है कि आपकी कैबिनेट में उसको कैबिनेट रैंक मिल जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये जो अचानक ये सब बड़े थे, और मोदी 98 में, मतलब 25 साल पहले इनको यहाँ देख चुके थे, तो उन्होंने वहाँ ले जाके इनको सबको वापस भेज दिया। अब इससे उनके एक तीर से दो शिकार हैं। एक, दिल्ली में मध्य प्रदेश की सीनियर लीडरशिप खाली हो गई। कल को अगर बात आएगी तो अब एक वीरेंद्र कुमार बचे हैं, और बाकी सब फर्स्ट टाइमर है या सेकंड टाइमर है, अप्रासंगिक लोग हैं। तो अगर ये लोग जीत गए तो यहाँ शिवराज सिंह के आसपास एक आधा दर्जन मुख्यमंत्री चेहरे खड़े हो गए, और अगले 5 साल बाद ये इस स्थिति में नहीं होंगे कि ये दिल्ली की तरफ मुंह कर सकें या मोदी की तरफ देख सकें। और अगर ये हार गए तो आप देखिए मैदान साफ हो गया, सब घर बैठो, अब आप ना दिल्ली लायक हो ना कहीं कुछ हो। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से, और इससे फायदा क्या होगा कि जैसे उन्होंने हरियाणा में, गुजरात में, पहले उत्तराखंड में और दूसरे छोटे राज्यों में जो प्रयोग किया कि कोई लीडरशिप नहीं, किसी को भी जो उन्होंने बता दिया वो नेता बन गया। अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां योगी आदित्यनाथ सीधे खड़े हुए हैं, अन्यथा आप देख लीजिए 4 राज्य हैं बीजेपी के पास। असम, वो जो हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेसी है, और वो अपनी दम पे उसने मुख्यमंत्री कुर्सी इनसे लिए, वहाँ समझौता किया इन्होंने। उसके बाद गुजरात में वो भूपेंद्र पटेल, जिनको कोई नेता नहीं मानता था, चूँकि मोदी ने बनाया, वो बन गए। और उसके पीछे ये भी रहा कि देश में गुजरात का शासन है, गुजराती अस्मिता की वजह से वो सरकार आई। तीसरा मध्य प्रदेश आ जाता है, चौथा तो मध्य प्रदेश में खरीदी हुई सरकार है। इसके बाद ये कहेंगे हम महाराष्ट्र में तो बैसाखी लगाए हैं आप, गुजरात का कोई मतलब नहीं है कैसे सरकार बनी है, पंजाब आप हार चुके हैं, हिमाचल आप हार चुके हैं। हरियाणा में भी अगर देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जेल नहीं गए होते और आरोपित नहीं होते तो उनका ग्रांडसन समझौता नहीं करता। तो हैं कहाँ आप? लगातार आपका दायरा समेट रहा है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में आपकी सरकार से कोई मतलब नहीं है, और आपकी खासियत ये भी है कि आपके जहाँ 2 सदस्य नहीं, वहाँ भी आप अपनी सरकार बना रहे हो पूर्वोत्तर राज्यों में। तो एक पूरी तरह से वो बीजेपी जिसको अटल जी की बीजेपी या मूल्यों वाली पार्टी, वो सबको ख़त्म करके एक नई तरह की जो कॉरपोरेट कल्चर में काम करेगी, जो हुक्म ऊपर से आया वो हुक्म मानना है, और जो नहीं मान रहा है उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। ये जो लोग भेजे गए हैं, मैं ये बात यहीं ख़त्म करता हूँ कि इनको सिर्फ दो तरफा प्रयोग है, जीत गए तो राज्य तक सीमित और हार गए तो घर तक सीमित, ये मूल मंत्र है उनका। शिवराज सिंह चौहान इतने सीनियर लीडर हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम की घोषणा चौथी लिस्ट में होती है। देखिए उसका भी बड़ा मजेदार किस्सा है। अमित शाह ने पहली बार नाम नहीं लिया। इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ ने जब उनसे पूछा, बोले आप चिंता क्यों करते हैं, हमारी पार्टी का मामला हम कर लेंगे। उसके थोड़े दिन बाद अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नरेंद्र तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं उन्हें 30 साल से जानता हूँ, हम उम्र हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब 2003 में आप निकले थे तब भी आपकी बारात जो थी उसमें दूल्हा था, फिर 8 में दूल्हा था, फिर 13 में दूल्हा था, फिर 18 में दूल्हा था, 23 आते आते बिना दूल्हे की बारात क्यों? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरुण जी, मैं तब तक वो चुनाव प्रभारी थे, चुनाव अभियान समिति के मुखिया थे। बोले मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, सबके अपने अपनी भूमिकाएं होती हैं। अध्यक्ष भी बैठे थे, बोले इनका कुछ काम है, मेरा कुछ काम है, और ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, पर आप निश्चिंत रहिए, हम सब कर लेंगे। उन्होंने कहा मेरी चिंता नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो ये जो खेल है इसके पीछे मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना है। आप अगर देखें, शिवराज सिंह चौहान 90 में विधायक चुने गए थे। उसके बाद जब अटल जी ने विदिशा सीट छोड़ी तो उसके 91 का बाई इलेक्शन था, 92 का बाई इलेक्शन, 92 में वो सांसद बने। 92 से लेकर 2005 मतलब 2005 तक 13 साल वो सांसद थे। उसके बाद जिस तरह जिन हालात में वो मुख्यमंत्री बने और उमा भारती बाहर हुई वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 2008 में उन्होंने पहला चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया। कायदे से कहें तो 2008 से उनकी पारी शुरू होती है।
अच्छे बहुमत से जीते, क्योंकि कांग्रेस में एक नेता संन्यास पर थे और उन्होंने कांग्रेस को संन्यास दिलाया खुद के साथ साथ, तो वो कितने कारण रहे हैं वो सब जानते हैं। उसके बाद 2013 में आया, 13 में भी शिवराज सिंह, चूँकि कांग्रेस तब भी चल रही थी और संन्यास का पीरियड चल रहा था, तो वो भी सेल कर गए, मतलब तैर के निकल गए। बढ़िया अच्छा काम भी किया, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, सबके मामा, सब हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो व्यापम भी हुआ, डंपर भी हुआ, भर्ती घोटाले के साथ साथ आपका माइनिंग घोटाला हुआ, आईपीएस अफसर मारा गया। महाकाल तो अब का है, मैं मतलब शुरू से चलता रहा। अब लेटेस्ट पटवारी है, नर्सिंग घोटाला है, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट का घोटाला, हर लेवल पे बातें ये लगातार करते रहे और दोनों चीज़ें साथ चल रही थी। इनकी कोशिश थी कि खुद का रेपो बनाए पब्लिक से, तो मामा बन गए, लोगों को पैसा दिया, यात्रा कराई, तीर्थ यात्रा कराई, सब है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि तब जो कंट्रोल इनके ऊपर था उसमें सबने फायदा उठाया। उन घोटालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से लेकर और पूरा संगठन शामिल था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तब 18 में नहीं सोचा गया कि शिवराज सिंह जो हैं 13-12 साल हो गए इनको, 13 साल अब इनको इनकी जगह किसी दूसरे को चेहरा लाए। पर तब तक ये चीज़ हो चुकी थी कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उतना सफ़ेद नहीं है, उतनी चमक नहीं है, और वही परिणाम हुआ। वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले लेकिन सीट कांग्रेस को मिली। अब 15 महीने के बाद कमलनाथ की सरकार गिरी, खरीद फरोख्त हुई, वो सब दिल्ली की भूमिका थी, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन तब संग अड़ गया, क्योंकि जिसको अमित शाह एंड कंपनी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे उस व्यक्ति में वो तैयार नहीं थे। चूँकि इन्होंने सबकी सेवा की है तो समझौते के तौर पर फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब 3 साल बाद अगर कोई भी थोड़ा सा आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो सब बराबरी की स्थिति में आने के बाद वो बात करता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को भगवान बता दिया, मोदी के आगे घुटने टेक दिए, सब कुछ वही किए। पर जब नाम नहीं आया और चौथी लिस्ट की बात आई, इतनी बड़ी बात मैंने इसलिए की है, तो आप 5 अक्टूबर को जबलपुर में थे नरेंद्र मोदी। तब तक उससे पहले शिवराज अपने इलाके में जो उनका चुनाव क्षेत्र है उसमें पूछ चुके, मामा जब चला जाएगा तब बहुत याद आएगा, ऐसा मामा नहीं मिलेगा। अच्छा मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये बातें कर चुके थे। उनको हिम्मत कहाँ से मिली, संघ ने मदद की, किसने की? उन्होंने पहली बार 5 अक्टूबर को जबलपुर की रैली में नरेंद्र मोदी के सामने पूछा पब्लिक से, बताओ मेरी सरकार कैसी चल रही है, अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है। तब नरेंद्र मोदी के कान खड़े हुए, उस दिन नहीं रुके। ठीक अगले दिन डिंडोरी में शिवराज सिंह लाडली बहना योजना के उसमें गए थे, तब तक आचार संहिता नहीं लगी थी, तो सरकारी आयोजन था। वहाँ वो उससे और आगे बढ़े, बोले बताओ हमारी सरकार कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगला सवाल पूछा, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फिर उससे आगे बोले कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे। सार्वजनिक डायलॉग के बाद वो चौथी सूची आई, उसमें 57 नाम थे और ज़्यादातर उसमें नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, भाजपा नहीं थी। नाराज भाजपा में अजय विष्णु जैसे लोग टिकट पा गए, महाराज भाजपा में महाराज के सब है, और शिवराज के जो 40 के करीब थे सबको टिकट, सारे मंत्री पा गए, सब आ गए। तो अब उसके बाद से आप देखो फिर नरेंद्र मोदी का रवैया थोड़ा बदला। हालांकि अभी भी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, लेकिन अब आज मैंने पहली बार बीजेपी के प्रचार में लाडली बहना योजना की बात सुनी। उससे पहले उनके भाषणों में अपनी योजनाएं थी। आप 17 से यहाँ चल के आए, आप देखिए नरेंद्र मोदी का बड़ा सब जगह बड़ा प्रचार उनका है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, इससे पहले जो होर्डिंग थे, मैं हूँ शिवराज का परिवार, शिवराज का परिवार चल रहा था। अब शिवराज और शिवराज का परिवार पीछे हो गए और अचानक मोदी आ गए, मोदी ने टोटल कैप्चर कर लिया है। तो अब इसके पीछे जो आपने कहा चौथी लिस्ट ये थी कि अगर इनको ये पलट के नहीं पूछते तो हम लोगों में ये बात की चर्चा हुई थी कि ये चुनाव, चूंकि जब इन्होंने खुद ही पूछा कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो ये भी संभव था कि इनको भी किनारे कर दिया जाता। लेकिन चूंकि चुनाव 5 महीने बाद जो होना है, नरेंद्र मोदी की पूरी नज़र उस पर है, इसलिए उन्होंने चलो ठीक है अब इनको भी आने आ देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान नाम घोषणा को लेके
सदमे में थे। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, दूसरे दिन वो ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे शांति प्राप्त करने पहुंचे। नहीं, मैं इसको दूसरी तरह मानता हूँ। जी पिछले कुछ सालों में शिवराज सिंह चौहान, मतलब वो शब्द बुरा है, लेकिन अंधभक्त की तरह नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं और बहुत चीज़ों पे आपकी नज़र है। भाषण की शैली, सभा स्थल की शैली और प्रचार की टीम, प्रचार का तरीका, टोटल जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए सब स्क्रिप्टेड होता है, वैसे शिवराज सिंह के लिए तो पूरी तरह वो फॉलो कर रहे थे। और हम लोग ये मान रहे थे कि कल को कुछ होगा। तो एक बार तो लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में कहा था कि हमारे पास 2014 में कहा था कि ये जो हैं बहुत आगे जाएंगे, हमारे पास नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत सारे लोग हैं पीएम बनने के। हाँ, तो वो जो चीज़ है, शिवराज सिंह ने सरेंडर किया और उनके पीछे खड़े हुए और उनको फॉलो किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को ये लग गया कि अभी रायता फैल जाएगा, और बीजेपी 18 में भी हारी थी, उसके बाद 19 में जैसी जीती, इससे पहले कभी नहीं जीती थी। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि तैयारी जो पिछले 6 महीने से केंद्रीय स्तर पर थी, जो लोग आए, 230 विधायक आए, केंद्र के पदाधिकारी आए, सब अभी भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो मई 2024 के चुनाव के लिए हैं, 23 के लिए नहीं है। 23 उनके लिए मायने नहीं रखता है। और शिवराज सिंह भी जो है, उन्हें मालूम है कि उनकी आखिरी इनिंग है, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते कि वो शंकर सिंह बाघेला बन जाएं। और उनकी नीयत यही है कि वो जीत जाएंगे, या तो संघ उनकी मदद करे, क्योंकि संघ की बहुत मदद की है। पिछले 17 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन, उसके अनुसांगिक संगठन मध्य प्रदेश में जितने संपन्न हुए हैं, शायद देश के किसी कोने में नहीं है। एक नाम आपने यूपी के योगी आदित्यनाथ जी का लिया। मुझे ऐसा लग रहा कि दूसरी पारी में उनकी भी सीमाएं बांध दी गई हैं, वो उस स्तर पे नहीं दिख रहे हैं जो पहली पारी में दिख रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में घोषणा की थी, घोषणा पत्र था कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ करेंगे। आज तक नहीं हुआ है। और जो बिजली का मंत्रालय है वो ए.के. शर्मा के पास है, जो नरेंद्र मोदी के मातहत काम कर चुके आईएएस अफसर थे। ऐसा ही नगर निवेश उनके पास है। तो कई शहरों में बड़ी तोड़फोड़ हुई। तो अंदर जो काम चल रहा है, नरेंद्र मोदी पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ताकत के सामने मोदी की चली नहीं, क्योंकि संघ योगी के साथ है। तो वहाँ भी अब योगी के ऊपर इतने कंट्रोल हैं कि अब अगर किसान गाली दे रहा है तो बाबा को गाली दे रहा है। ए.के. शर्मा को कोई नहीं जानता है, और बाबा की ऐसी परिस्थिति है कि वो ये नहीं कह सकते कि ए.के. शर्मा सब कर रहे हैं, क्योंकि चेहरा उनका आगे है। पर एक ये भी है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो योगी आदित्यनाथ करेगा, और बहुत जल्दी करेगा। ये चीज़ उनको बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड योगी आदित्यनाथ की पूरे देश में हो रही है, और नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पे आज उन्हीं का नाम आ रहा, इस कारण उनको सीमित किया जा रहा। इसलिए उनको जैसे नितिन गडकरी को जी, मतलब मंत्रालय के भीतर और उसके बाद उनको लगातार किनारे किया गया, उनको अपमानित किया गया, लेकिन फिर भी चूंकि वो तो नागपुर के ही रहने वाले हैं। पर योगी उस तरह के नहीं है। योगी में उतनी गहराई नहीं है जितनी नितिन गडकरी में है। मैंने योगी आदित्यनाथ की हिंदू सेना भी देखी है, और मैंने उनको संसद में दिल्ली में रोते हुए भी देखा है, जो वहाँ उनका जो चढ़ाव, जिस तरह के संघर्ष हुआ है। लेकिन अभी भी वो कुर्सी पर इसलिए बने हुए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि मोदी की तुलना में योगी ज़्यादा घातक होंगे। और योगी ने मुसलमानों के साथ जो उत्तर प्रदेश में किया है, उसकी पूरे देश में मिसाल लेके बीजेपी भोपाल में वही हो रहा है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वही कर रहे हैं। तो मोदी के लिए योगी को साइडलाइन कर पाना शिवराज के साथ वो नहीं संभव है, लेकिन वो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश के लिए ए.के. शर्मा बैठे हैं, और बनारस से एक पैरेलल सरकार चलती है। 3-4 मंत्रियों को केंद्र से हटाया गया, उसके कारण आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूडी, आपके रविशंकर प्रसाद और अब्बास नकवी, ये 4 नाम। और गंगवार। हाँ, देखिए,
रूडी, जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, नकवी और गंगवार जी, और भी कई लोग थे। मतलब अब जैसे वो राजस्थान वाला वो कर्नल राज्यवर्धन, ये सिर्फ क्योंकि ये सब, इनको मैं बरसों से जानता हूँ, पढ़े लिखे, योग्य और अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखने वाले। वो रूडी बहुत अच्छे पायलट भी हैं, स्मार्ट हैं और बहुत उत्साही भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। जावड़ेकर जी भी उतने, मतलब आम तौर पर जिस तरह का कार्यकर्ता, जिस तरह का सांसद या मंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए, या तो वो मनसुख मंडाविया जैसा हो, या हमें भी बहुत सारे नाम याद नहीं हैं, सब इन, या फिर वो टेनी मिश्रा जैसा हो। तो ये लोग थे, इनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता थी और इन्होंने प्रूव किया था बरसों में, और सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, इसलिए इनकी लाइन छोटी कर दी। इसके अलावा क्या कर सकते थे? क्योंकि जब ये बात करते तो सबको पता लगता कि नरेंद्र मोदी से बेहतर बात करते हैं, इनको अपने सब्जेक्ट की पकड़ है और इन्हें बात करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चाहिए, एकमात्र लाइन छोटी करनी है बस। आप बताइए ना, आज की कैबिनेट में कभी आपने राजनाथ सिंह का कोई भाषण सुना? कभी कहीं उनको एक्सपोजर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दरअसल वो नरेंद्र मोदी जो अपने सामने कैमरे के बीच में अपने सिक्योरिटी अफसरों को भी नहीं आने देते हैं, वो अपने पैरेलल कैसे, दूसरी कुर्सी नहीं लगती है। ये उनका अपना डर है कि ये योग्य हैं, इनके आगे जब ये बात करेंगे और इनके आगे रहते हुए मेरी छवि थोड़ी कमज़ोर होगी तो वो हटा देते हैं, और कोई वजह नहीं थी, कोई करप्शन चार्ज नहीं, कोई और बात नहीं, उनकी योग्यता उनकी दुश्मन बन गई। आखिर यह दिशा इस देश में कहाँ तक हमारी राजनीतिक दिशा को तय करेगी, जो दशा वर्तमान में चल रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये, हम आज बड़े खुश हो रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, कश्मीर से धारा 370 हट गई, मुसलमानों को हमने बिल्कुल फिट कर दिया, और हिंदू 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 राज, इसमें हर हिंदू जिसको लगता है वो सबको, और उनके अंदर ये हवा भरी जा रही है कि जो कुछ हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ 4 दशक की पत्रकारिता और 6 दशक का अपना जीवन, मुझे ये महसूस होता है, और मैं डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक दौर है। हमारा देश जिसमें गंगा जमनी संस्कृति है, जिसमें लोग मिलजुल के रहते हैं, उसमें मतभेद शुरू से हैं, लेकिन जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई करके कुचला जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो और चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो ये जो है, इससे ये देश एकजुट कैसे रहेगा? क्या ये संभव है कि 20 करोड़ मुसलमान, क्या उनके लिए आप नया देश बनाएंगे? और क्या आप उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बना के रख सकते हैं? मणिपुर की आबादी 30-40 लाख है, वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ आज जो विभाजन हुआ है कुकी और मैती के बीच में, उसकी तरफ ये सरकार देख नहीं रही है। एक छोटा सा राज्य जहाँ 2 समुदाय लड़ रहे हैं, और यहाँ फिर 20 करोड़ लोग, और बाकी जो 130 करोड़ हैं वो सब उस धारा पे चलने वाले नहीं हैं कि हमें मुसलमान मारना है। तो ये जो विभाजक रेखा जिन्होंने खींची और जहाँ इस देश को ले जा रहे हैं, ये इस देश के लिए इतना घातक होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसका खामियाजा भुगतेंगी, क्योंकि इनकी पीढ़ी तो है नहीं, और जो है दूसरे जैसी व्यवस्थाएं हैं, किसी को व्यक्तिगत तौर पर मैं लांछित करके नहीं कहता, लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास वो विकल्प नहीं कि वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ सकते, जो कहीं और नहीं जा सकते। लोग एक तरफ से देश की संपत्ति लुट रही है, कुछ लोगों के हाथ में जा रही है, और दूसरी तरफ एक आम आदमी जिसको चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आप डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा हूं, और दुर्भाग्य ये है कि कोई खड़े होकर ये नहीं पूछ रहा है कि आपने उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया, कितने लाख करोड़ का, उस पर कितना खर्चा हुआ है, और इस पे 80,000 करोड़ पे लोगों को खाने पे कितना खर्चा हुआ है। ये जो है, ये सवाल, चूंकि सब कुछ राम नाम पर, राम कभी भी अधर्मी या अधर्म की नीति पर नहीं चले। पिता का कहा मानने के लिए, धर्म की जय बनी रहे, धर्म का सम्मान बना रहे, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, और ये राम की आड़ लेके राम को बदनाम कर रहे हैं, और यही इस देश के लिए राम को इन्होंने विलेन बना दिया है। आज राम जिनको लेकर के मैं जिस जगह से आया हूं, हम लोग
मुसलमानों को ईद की राम राम बोलते थे और वो भी राम राम करते थे, पर आज राम राम दंगे की वजह बन रहा है। ये इनकी उपलब्धि है और ये इस देश के लिए हर दृष्टि, क्योंकि हम लोकतांत्रिक सर्वधर्म संभाव वाले देश हैं, हमारे यहाँ सारे समाज मिलजुल के रहते आए हैं, छोटी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े सब में रहते हैं, लेकिन जो परिस्थिति बना दी है वो कम से कम देश के लिए तो घातक है। एक कठिन प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ। द केरल स्टोरी एक फिल्म बनी, 10 साल में 30,000 महिलाएं हमारे देश से बाहर गईं, जो आतंकवादियों तक भी पहुंच गईं। आखिर आतंकवादी उन्हें यहाँ लेने आए थे या वो यहाँ से गईं कैसे? और गृह मंत्री अमित शाह जी, देखिए, पहले तो ये आंकड़ा गलत है, बाद में मान लिया था कि सिर्फ 3 केस थे। जो 30,000 प्रचारित किया, यही संघ की प्रचार शैली है। और दुनिया जानती है कि केरल से खाड़ी के देशों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ये भी तय है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, पर सवाल ये है कि केरल स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो, इनका हल क्या है? इनसे क्या हासिल हुआ? आपने कश्मीर की जो दिखाई उसमें भी असत्य था, लेकिन चूंकि निर्माता ने पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या हुआ? अब 370 हटाने के बाद आज कश्मीर किस हाल में है। जहाँ तक केरल स्टोरी का सवाल है, केरल में देखिए मुसलमान, हिंदू और ईसाई तीनों हैं, और सब जातियों के, सब धर्मों के लोग बाहर काम कर रहे हैं। वहाँ से मुस्लिम लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, ईसाई लड़कियाँ भी काम कर रही हैं। केरल की नर्सें पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आप कश्मीर में जाइए तो केरल की नर्स मिलेगी। तो वो सब जगह काम के लिए निकलें, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं तो विदेश में, मुस्लिम कंट्रीज में तो छोड़िए, जब अपने देश में दिल्ली में आदिवासी लड़कियों का शोषण होता है तो इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को पेश करना ये गलत है, और इससे घृणा फैली। अगर आप करते कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो फिर आप क्यों शेख के गले में जाके हाथ डाल रहे हैं? क्यों उनके साथ वो बात कर रहे हैं? होना ये चाहिए कि ऐसी चीज़ें, इनका समाधान खोजिए, आप इनको रोकने की कोशिश कीजिए। इनको फिल्म बना के पूरे समाज को, पूरी दुनिया में बदनाम क्यों कर रहे हैं? केरल स्टोरी का सच ये है कि 3 महिलाएं थीं, तीनों के केस थे, और ऐसे केस हो रहे हैं। क्या आज भोपाल में ले लीजिए, कल परसों खबर छपी है जिसमें मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है कि हमीदिया अस्पताल के एक डॉक्टर के पास लड़की दिखाने आए, उसने उसे बंधक बना के 20 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया, और कहीं कोई खबर नहीं है। सतना की वो लड़की उज्जैन पहुंच गई, उसके साथ कितना भयंकर व्यवहार हुआ, और ये मामा की सरकार, उसको एक मुआवजा नहीं मिला, एक भी सहायता किसी ने नहीं दी। वो रेड क्रॉस से सहायता दिलवा दी, ऐसा कलेक्टर कह रहा है। उसको इलाज के लिए अस्पताल जाना था, कलेक्टर कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उसके बाद आप कहते हैं मामा के रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? और दूसरी चीज़, इसी उसमें कल फोटो आए हैं कि जिसका उद्घाटन कर दिया महाकाल के महालोक परिसर का, वो अभी तक बना ही नहीं है, सब अधूरा पड़ा है। भास्कर अखबार ने सब किया है। तो ये जो दोगलापन है, मैं बहुत खराब शब्द है, इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसके लिए कोई और दूसरा शब्द मुझे नहीं लगता है, कि भगवान को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, कुर्सी के लिए आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो। अरे जिन मुद्दों पर आप करो, ठीक है, आपने सारे लोग बनाए। जिस बुधनी क्षेत्र से शिवराज सिंह जी आते हैं, उसमें सलकनपुर देवी का मंदिर है, वहाँ से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, उसका हल तक नहीं निकला। तो देवी देवताओं को तो बख्श दो भाई। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कह रहे हैं हो कहीं नहीं रहा है। आप देखिए केंद्र का उदाहरण, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़कियां महीनों तक रोईं, इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में महिलाओं की नंगी परेड हुई, इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? मैंने डीजीपी के यहाँ एक आरटीआई लगाया कि पूरे एमपी में 20 साल में कितने मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में चोरी हुई और जघन्य अपराध हुए, हत्याएं हुई। तो उन्होंने सतना एसपी को मेरी आरटीआई दे दी, और सतना एसपी ने एक एक थाने में वो आरटीआई बांट दिया, और एक एक थाने से मुझे सिर्फ सतना की जानकारी मिली। बाद में मुझे लगा कि डीजीपी वो जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो मैंने फिर विधानसभा उठवाया। तो डीजीपी उस विधायक से कहते हैं कि कोई पर्सनल हो तो आप बताओ,
और ये क्वेश्चन मत करिए। बहुत बुरे हालात हैं। बहुत बुरी इस हालत पे कुछ कहना मतलब कुछ मतलब नहीं है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। है। होना ये चाहिए कि पुलिस जो है, अब आपने देखा एक नया फैशन आया, पुलिस परेड निकालती है। हाँ, पुलिस को परेड निकालने की क्या जरूरत है? पुलिस की मौजूदगी लोग महसूस करें, पुलिस का डर हो। भाई, इसी संदर्भ में कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान डंके की चोट पे कहते थे बलात्कारी को फांसी देने के लिए हमने फांसी का कानून बना दिया। नरेंद्र मोदी ने उस कानून को केंद्र स्तर पर बना दिया। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश में 30-32 बलात्कारियों को फांसी की सजा तो हुई, पर वो उसके बाद सब अटक गया। सरकार ये फॉलो नहीं कर पाई कि जिसको लोअर कोर्ट ने सजा दी है वो आगे जाके सजा में तब्दील हो। बस दावा कर लिया। आप एक और सवाल मैं आपसे कहता हूँ, आपने आरटीआई की बात की। जब मैं ये कहूँ कि मेरी भांजी, मेरे भांजे, मेरी बहनें, और उसके बाद बलात्कार की सूची में बच्चियों से, महिलाओं से देश नंबर 1 हो, तो शर्म किसे आनी चाहिए? मामा को या उन भांजियों को? क्या कहूँ? चलिए एक अंतिम प्रश्न, चुनाव पे आते हैं। ये चुनाव किस दिशा की ओर देखिए क्या कह रहा है? देखिए ये चुनाव जो है, अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो ये चुनाव भाजपा का चुनाव है। चारों तरफ धन बल में, मतलब राजनीतिक ताकत में, पदों के दुरुपयोग में, हर तरफ से भाजपा इतनी ताकतवर है कि बीजेपी कांग्रेस अपने आप चुनाव मैदान से बाहर है। शक्ति का इतना असंतुलन है, और इनका प्रचार तंत्र और इनके साथ इनकी जो आईटी सेल और वो, और फिर मीडिया चूंकि दबाव में है, इनके साथ है, तो वो चीज़ जो इनका झूठ है वो सब सच हो जाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि डंके की चोट पे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और उसको मीडिया दिखाता है। तो उस दिशा से कहें तो कांग्रेस बहुत पीछे है, नहीं है, लेकिन जनता के मन में कांग्रेस है। जनता कांग्रेस को जिताएगी। कांग्रेस के नेता कुछ भी गड़बड़ करें, अभी तक जो स्थिति है वो जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, और इसी वजह से कांग्रेस चुनाव मैदान में है। अगर ताकत के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बाहर हो चुकी है, लेकिन जनता हर क्षेत्र से, जो सर्वे भी आए हैं, हर क्षेत्र से जनता कांग्रेस को आगे लाती दिख रही है। बाकी वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे लगता है कि बहुत बातें हो गई जी। और आप दिखाएंगे। निश्चित। चलिए, बहुत धन्यवाद।